डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई मेन 2023 का अप्रैल अटेम्प्ट 8 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। वो सॉल्यूशंस जो सही सॉल्यूशंस हैं, सही आंसर्स हैं, और कोई अगर एनटीए के आंसर में और हमारे आंसर में कोई चेंजेस हैं तो वो क्यों हैं, वो सारी बातें इसमें हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं बच्चों स्क्रीन पे, इलेक्ट्रोस्टैट्स का सवाल है, पोटेंशियल पर बेस्ड है। सवाल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो 50 वोल्ट है। पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बच्चों की Q चार्ज अगर कोई, उससे R दूरी पर जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है KQ/R। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो KQ/R को हम 50 वोल्ट के बराबर कर सकते हैं। तो KQ/R को हम 50 वोल्ट के बराबर करते हैं। K की वैल्यू वैसे तो अपने को याद भी होती है, सवालों में उन्होंने लिख के भी दिया था, इट्स 9 × 10⁹ और हमें R निकालना था। Q की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी कूलम्स में, तो ये आप देख सकते हैं यहां से 5 × 10⁻⁻⁹। तो यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो R जो आएगा, क्योंकि हमने K को और Q दोनों को ही SI यूनिट में रखा है, और इसको सॉल्व करके जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9 मीटर, जो कि सेंटीमीटर में 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कल में, सेंटर O दिखा रखा है क्वेश्चन में फिगर में, रेडियस R है इसका, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। प्रोजेक्शन OP ऑन एक्स एक्सिस, तो OP का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या होगा। तो बच्चों हम यहां पे ये सवाल में ये सोच सकते हैं कि OP का प्रोजेक्शन के लिए अपने को ये पूरा एंगल चाहिए होगा। ये जो पूरा एंगल है, ये दिस एंगल, जिसमें से ये इतना एंगल तो 30 वो पहले से है, और ये वाला एंगल वो एंगल होगा जो वो रोटेट करेगा T टाइम में। इसको मैं ओमेगा T बोल सकता हूं, इस एंगल को। दिस एंगल कैन बी सेड टू बी ओमेगा T। अब ओमेगा निकालने के लिए यहाँ पे अपने को टाइम वगैरह दिया हुआ है क्वेश्चन में, हालांकि जो ऑप्शंस थे वो ओमेगा के टर्म्स में ही थे, इसलिए अपने को ओमेगा निकालने की ऐसा जरूरत भी नहीं है। ओमेगा अपने को दिया हुआ है, हालांकि 6 सेकंड में पार्टिकल यहां पहुंच रहा है, इसे ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। एनीवेज, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो एंगल ट्रेवल्ड है ये ओमेगा T है, तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 30 प्लस ओमेगा T। रेडियंस में लिख लें तो π/6 प्लस ओमेगा T, और OP का प्रोजेक्शन हो जाएगा OP की लेंथ इंटू कॉस ऑफ दिस कंप्लीट एंगल, जो कि हमारा आंसर होगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड इट वुड बी OP का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल विच इज ओमेगा T प्लस π/6। तो आप देख सकते हैं ये मैच करता है फर्स्ट ऑप्शन से। OP का मैग्नीट्यूड R क्वेश्चन में गिवन है, तो R cos ओमेगा T प्लस π/6। तो ये एक अगेन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, सिर्फ कंपोनेंट तोड़ना भी आता हो तो इस सवाल को अपन क्रैक कर सकते थे। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये डायमेंशन बेस्ड सवाल है, यूनिट डायमेंशन का जनरली एक सवाल या दो सवाल एक्सपेक्टेड रहता ही है जेईई मेंस के पेपर में। तो आते हैं इसमें। देखो बच्चों, हालांकि अपने को जब भी हम सॉल्व करें तो टाइम, क्योंकि एक टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, सॉल्व करके तो हम हर एक का डायमेंशन निकाल ही सकते हैं, बट स्टिल अपने को देखना चाहिए ऑप्शन में कि कहां कहां पे अंतर है। जैसे ए ऑप्शन, पहले हम पहला वाला सॉल्व करते हैं, टॉर्क का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो टॉर्क इज फोर्स इनटू मीटर, और फोर्स होगा केजी। मैं यूनिट लिख लेता हूं पहले, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, दिस इज टॉर्क, है ना। तो इसका डायमेंशन अब लिखने में आसान पड़ेगा यूनिट लिखने के बाद। तो दिस इज m, दिस इज l स्क्वायर, एंड दिस इज t-2, एंड this will match with option number 2. So A will match with option number 2, और वो हमारे पास 4 और 3 दोनों में ही है। तो अपने को अगर B सही मिल गया तो अपना क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो B में चेक करता हूं, B इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया। तो मैं पहले यूनिट लिख लेता हूं, इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज मीटर स्क्वायर।
So we have dimension as m t minus 2 and l to the power minus 1, and this would match with fourth number. You can see t to the power minus 2 and l to the power minus 1. So the correct answer will be option number 3. We need not to check each and every one, because A matches with 2 and B matches with 4 is only present in third option. Anyways, let's move to the next question. Question number 4. बच्चों ये सेमीकंडक्टर का ट्रांजिस्टर बेस्ड एक सवाल था. हालांकि ट्रांजिस्टर से और लॉजिक गेट से इनसे ही आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी रहती है. आइए देखते हैं सवाल को. क्वेश्चन में एक एम्पलीफायर सर्किट अपने को दे रखा है सी कॉन्फ़िगरेशन में, और वीसीसी की वैल्यू 1 वोल्ट है. यहाँ पे फिगर में भी दिखा रखा है वीसीसी की वैल्यू 1 वोल्ट है, और आरसी इट्स 1 किलो ओम क्वेश्चन में मेंशन्ड है. आरबी इज 100, ओके, एंड बीटा की वैल्यू 100 है. क्वेश्चन में बीटा दैट इज आईसी बाय आईबी अपने को क्वेश्चन में गिवन है. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज आईबी. देखो बच्चों, क्योंकि अपने को बीटा पता है, हम जानते हैं कि बीटा की वैल्यू इज आउटपुट करंट आईसी अपॉन आईबी, और अपने को आईसी अगर मिल गया तो मानते हो आईबी हम निकाल पाएंगे यहां से, क्योंकि बीटा अपने को गिवन है. तो मैं ये आउटपुट सर्किट को यहां यूज करके पहले आईसी निकालने की कोशिश करता हूं. आईसी निकालने के लिए इसको सैचुरेशन मोड में मानते हुए मैं इस पे लूप लॉ लिखता हूं और आईसी निकालने की कोशिश करता हूं. आईसी का डायरेक्शन गिवन है, मैं इसमें इस डायरेक्शन में घूमता हूं, है ना. सैचुरेशन मोड में माना है तो ये यहाँ इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस वीसीई मैं 0 मान सकता हूं. So what we have is 1 volt from here to here. Now from here to here we have minus IC into RC, okay, and equal to 0. So यहां से अपने को IC की वैल्यू मिल जाएगी, and IC comes out to be, आप देख सकते हैं IC की वैल्यू आएगी 1 by RC. 1 by RC. RC की वैल्यू है 1 किलो ओम, दैट इज 1 अपॉन 1000. इसको पुट करते हैं यहाँ पे, है ना. 1 वोल्ट दिया था वीसीसी, इसलिए मैंने इसको 1 पुट किया. तो बीटा की वैल्यू अपने को 100 गिवन थी. 100 इंटू आईबी इज आईसी, और यू कैन से दैट आईबी इज आईसी अपॉन 100. आईसी हमने अभी भी निकाला, आईसी की वैल्यू थी 1 अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 टू द पावर 5. तो बेसिकली ये 10 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा. आप देख सकते हैं यहां से इसको सॉल्व करके, दिस वुड बी इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, एंड विच मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 4. तो एक आसान सा सवाल, हालांकि इसमें कोई कैलकुलेशन बहुत कोई टफ सी नहीं थी, सिंपल सा ही सवाल था सेमीकंडक्टर. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 प्रोजेक्टाइल मोशन का है. आप देख सकते हैं एक ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, और अपने को मैक्सिमम हाइट निकालने को बोला गया है. तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम सीधा इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं. तो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी यहां से, वो वैल्यू आएगी, आप देख सकते हैं 1 माइनस 2x बाई 20, और इसको सॉल्व करके इक्वल टू 0 के बराबर पुट करें और सॉल्व करें तो x की वैल्यू 10 मीटर मिलती है. यहां से ध्यान रहे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x को 10 इसमें पुट करें, तो हम x को इसमें 10 पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 5 मीटर निकल के आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 से मैच करेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 1. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. ये न्यूक्लियर फिजिक्स से है, रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड. अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज रिड्यूस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट इन 3 days. अच्छा, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतना केजी ऑफ मटेरियल अगर 5 दिन बाद बचता है तो इनिशियल अमाउंट मटेरियल का क्या रहा होगा. बच्चों इसकी हाफ लाइफ हम निकाल लेते हैं इस इंफॉर्मेशन से कि 3 दिन बाद 1/8 बचता है. अगर हम nth लाइफ हाफ लाइफ की बात करें, लेट अस से इनिशियल अमाउंट अगर n0 था, तो nth हाफ लाइफ बाद जो लेफ्ट अमाउंट होता है वो इतना होता है, और इसकी वैल्यू गिवन है 1/8. ओरिजिनल का 1/8 बचा हुआ है. अगर मैं ऐसा मान लूं कि nth हाफ लाइफ बीत चुके हैं और तब जाकर के n0/8 बच रहा है, तो यहां से n की वैल्यू 3 आती है, मतलब 3 हाफ लाइफ बीत चुके होंगे, और ये 3 हाफ लाइफ 3 days के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं 1 हाफ लाइफ 1 day के बराबर हुआ. और क्योंकि हमें 5 days के बाद निकालना है, इसका मतलब 5 हाफ लाइफ के बाद क्या अमाउंट रिमेनिंग होगा वो निकालना है,
तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि एन नॉट जो इनिशियल अमाउंट था अपॉन 2 टू द पावर 5 ये अमाउंट रिमेनिंग होगा, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अपने को गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर -3। बच्चों इसको अगर अपन सॉल्व करें और यहां से हम एन नॉट की वैल्यू निकालें तो ये एन नॉट की जो वैल्यू है ये हमें 256 ग्राम के बराबर मिलेगी। ये बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है, सिर्फ अपने को एन नॉट के लिए यहां से सॉल्व करना है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 से मैच करेगा। इससे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अगेन एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने को ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ए और बी पॉइंट में आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ कुछ कनेक्शंस दिए हुए हैं। इसे अगर पॉइंट मेथड से इसको मैं ए मानूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पॉइंट जो डी पॉइंट है वो भी ए पॉइंट के बराबर का पोटेंशियल है उसका भी। सिमिलरली बी और सी एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो मैं कह सकता हूं कि बी और सी का पोटेंशियल भी सेम है। तो बेसिकली ये 20 किलो ओम भी ए और बी के बीच में है, ये 20 किलो ओम भी ए और बी के बीच में है, और ये 10 किलो ओम भी ए और बी के बीच में है। मैं इनका इक्विवेलेंट अगर निकालूं तो ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। 20 एंड 20 पैरेलल में 10 किलो ओम हो जाएगा। अगेन 10 किलो ओम पैरेलल विद 10 किलो ओम विल बी 5 किलो ओम, which matches with option number 1. Let's move on to the next question. Question number 8. A hydraulic automobile lift. Okay, so it is based on fluid mechanics. और यहाँ पे बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल लिफ्ट है जिसका मास 500 केजी एक व्हीकल है उसके लिए डिजाइंड है बेसिकली ये, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर में 250। ओके, तो बोला मैक्सिमम प्रेशर ऑन स्मॉलर पिस्टन। तो हम जानते हैं पास्कल्स लॉ से प्रेशर का जो इंक्रीमेंट है हर पॉइंट पे सेम होगा, तो एक्सेस प्रेशर जो भी आएगा छोटे वाले एरिया पर वो हम लिख सकते हैं वो बड़े वाले एरिया पे जो एक्सेस प्रेशर आया उसी के बराबर का एड ऑन होगा प्रेशर। तो कितना प्रेशर एड ऑन हुआ है यहाँ पे देखते हैं। तो ये मास जो है उसको मैं वेट में कन्वर्ट कर लेता हूं। दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका ध्यान रखें। सो दिस विल बी 250 इंटू 100 इंटू 100, और इसको अगर सॉल्व करें बच्चों तो ये थर्ड नंबर 2 इंटू 10 टू पावर 6 पास्कल इससे मैच कर जाएगा। आप छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली एक जीरो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ हियर 1 एंड हियर 200। सो बेसिकली 10 टू द पावर 4 जीरो यहाँ पे 2 इधर, तो 10 टू द पावर 6। तो बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं बच्चों, और सिंपली बहुत सिंपल कंसेप्ट्स पता हो तो ये सवाल बड़े आराम से क्रैक किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट इज एल गिवन। ओके, तो एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम अपने को गिवन है। एक सर्कुलर ऑर्बिट है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन था, और ये बोल रहा है कि अगर अर्थ के सेंटर से जो दूरी है उसको हमने 8 टाइम इंक्रीज कर दी, ध्यान रहे इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स, है ना। तो अब न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। देखो बच्चों हम बोल सकते हैं कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में कोई प्लैनेट है तो उसके एंगुलर मोमेंटम को MBR लिखा जा सकता है। यहां पे M उस प्लैनेट का मास है, V ऑर्बिटल स्पीड है, तो ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू हमें ध्यान रहती है, ये होता है GM अपॉन R इंटू R। ये M वो मास है जिसके अबाउट वो प्लैनेट घूम रहा है या वो सैटेलाइट घूम रहा है, जो भी है। तो बेसिकली सैटेलाइट है, तो ये मास सैटेलाइट का मास हो गया और ये मास अर्थ का मास हो गया जिसके अबाउट वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों L जो है इट कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू रूट R, है ना। तो पहले अगर अर्थ के सेंटर से लेटस से दूरी R थी उसकी, किसी भी हाइट पे हो, लेटस से ये हाइट H थी, लेकिन अर्थ के सेंटर से दूरी R थी, अब वो 8R इंक्रीज कर दिया है उसने, तो बेसिकली अब जो रेडियस है वो 9R के बराबर है, 8R का इंक्रीमेंट है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि L इनिशियल अपॉन L फाइनल विल बी इक्वल्स टू R इनिशियल अपॉन R फाइनल रूट ओवर, और R फाइनल को मैं 9 टाइम्स R इनिशियल बोल सकता हूं। तो इसको अगर मैं 9 टाइम्स R इनिशियल बोलूं, R इनिशियल कैंसिल आउट हो जाएगा and L final will be equals to 3 times L initial, which matches with option number 4.
तो आप देख सकते हैं बच्चों बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन था, ग्रेविटेशनल चैप्टर से ये क्वेश्चन था और वेरी इजी कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से। टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम्स डबल देन इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सी। ओके, तो किस टेम्परेचर पे जो भी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की 27 डिग्री सी पर है उससे डबल हो जाए केई की वैल्यू, हम ये चाहते हैं। अब केई किसी भी गैस के लिए आपको लिखना हो, हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि टोटल केई को हम लिख सकते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में और टेम्परेचर के टर्म्स में। तो हम जानते हैं कि ये FkT/2 पर मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। देखो बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। दैट मींस वी हैव टू पुट टेम्परेचर इन केल्विन। यहां पे टेम्परेचर 27 डिग्री दिया हुआ है सेल्सियस में, तो अगर इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो 273 + 27 विच कम्स आउट टू बी 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पर जो है उसका डबल हो जाए तो बेसिकली हमें टेम्परेचर डबल करना पड़ेगा केल्विन में एंड इट कम्स आउट टू बी 600 केल्विन। और अगर इसको डिग्री सी में निकालना हो तो वापस से 273 सब्ट्रैक्ट कर लें इसमें से एंड व्हाट यू विल गेट इज 327 डिग्री सी। तो ये मैच करता है थर्ड ऑप्शन से, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ ऑन सरफेस, वेरिएशन ड्यू टू हाइट। हमने देखा कि जनवरी अटेम्प्ट में भी इन कंसेप्ट्स पे बहुत सवाल पूछे जेईई मेंस ने, और अप्रैल अटेम्प्ट में भी हमें उसका रेप्लिका यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव द अर्थ। अच्छा, h बहुत कम है रेडियस से, ये सवाल में गिवन है, अपने को बताना है। हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू किसी h हाइट पर अगर लिखना हो तो gm अपॉन सेंटर से दूरी एंड दिस वुड बी r प्लस h का होल स्क्वायर, दिस इज g डैश। अब यहां पे बच्चों मैं स्मॉल g क्रिएट करने के लिए r को यहां कॉमन निकाल लूं, सो दिस वुड बी स्मॉल g एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस h बाय r होल स्क्वायर। नाउ इसको मैं ऊपर जा करके पावर -2 कर लूं और इसको यूज करके बाइनोमियल में अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूं एंड व्हाट वी हैव इज 1 माइनस 2h बाय r, और ये मैच करता है फर्स्ट ऑप्शन से, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वर्क डन बाय कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर्स 127 and 27 is 2 kilojoule. Okay, the amount of heat transferred to engine by reservoir. So basically अपने को heat Q1 की वैल्यू बतानी है कि रिजर्वायर जो है वो T1 टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर वो कुछ हीट जो है वो सप्लाई करता है Q1, और ये अपने को कुछ वर्क करके देता है इंजन और कुछ हीट रिजेक्ट करता है, तो बेसिकली T2 टेम्परेचर पर। तो बेसिकली अपने को T1 T2 गिवन है क्वेश्चन में। T1 की जो हायर टेम्परेचर है वो 127 है जो कि 400 केल्विन हो जाएगा, और ये लोअर टेम्परेचर 27 है जो कि 300 केल्विन हो जाएगा, और अपने को वर्क क्वेश्चन में गिवन है दिस इज 2 किलो जूल एंड वी नीड टू फाइंड Q1। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम जानते हैं कार्नोट साइकिल पे बेस्ड जो भी इंजन होते हैं उसके लिए हम लिख सकते हैं T1 बाय T2 लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, T1 बाय T2। ये जो लिखा है बच्चों 1 माइनस दिस इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी विच इज वर्क बाय Q1। नाउ आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ये जो है ये लोअर टेम्परेचर है, ये हायर टेम्परेचर है ना, ये यहाँ इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं पुट करता तो ये T2 होता एंड दिस वुड हैव बीन T1। आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे, है ना, ऐसा कुछ है। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं, आप फॉलो करना, दिस वुड बी 1 माइनस 3/4 एंड दिस कम्स आउट टू बी वर्क बाय W बाय Q1, और ये रेशियो 1/4 के बराबर आता है। अपने को वर्क क्वेश्चन में 2 किलो जूल दिया हुआ था, यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो जो Q1 की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 8 किलो जूल एंड इट मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 3।
सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। आप देख सकते हैं सिर्फ एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता हो कि 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर हमारा 300 था, तो मैंने यहाँ पे 300 पुट किया और मैंने यहाँ पे T2 को लोअर टेम्परेचर मान रखा है, इसलिए मैंने ऊपर T2 लिखा और नीचे मैंने T1 लिखा। दिस इज T1 एंड दिस इज T2, दिस इज लोअर टेम्परेचर एंड दिस इज हायर टेम्परेचर। आई होप ये बात आप फॉलो कर पाए होंगे कि क्वेश्चंस में कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स को टारगेट कर रहा है जेईई मेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक स्टेटमेंट टाइप सवाल है, इसमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और ऑप्शंस में इनके करेक्ट इनकरेक्ट होने की बात को पूछ रहा है। बारी बारी से ऑप्शन अपन पढ़ते हैं, है ना। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय the body in a given time, okay, and area under acceleration time graph is equal to change in velocity in given time, okay। तो बच्चों आप देख सकते हैं साफ साफ कि वैसे तो स्टेटमेंट 1 में डिस्टेंस लिखा है, हम जानते हैं कि वीटी ग्राफ का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आई जेई में, क्योंकि इन्होंने जो जेई ने आंसर दिया उन्होंने इस स्टेटमेंट को करेक्ट स्टेटमेंट बोला, हालांकि स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अपने को चेंज इन वेलोसिटी देता है। इसका करेक्ट आंसर वैसे तो ये होना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, बट जेईई मेंस ने जो आंसर की अभी रिलीज करी है उसमें इन्होंने स्टेटमेंट 1 को ट्रू दिया है। हमारे हिसाब से हमारे इंस्टीट्यूट के जो आंसर की हमने रिलीज की है, हम ऐसा मानते हैं कि करेक्ट आंसर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, इसलिए 1 स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया वो फॉल्स है। बाकी देखते हैं कि जेईई फाइनली किस आंसर को एक्सेप्ट करती है, और बच्चों को ज्यादातर बच्चों ने इसमें डिस्प्लेसमेंट सोच करके ही आंसर किया है। तो हमारे पास जो हम मेमोरी बेस्ड पेपर ही बना रहे थे, तो हमारे पास जो बच्चों की तरफ से जो डेटा आया था उसमें भी डिस्प्लेसमेंट की ही बात की गई थी। तो आई होप जेईई मेंस इसका ध्यान रखेगी और इसमें करेक्शन जरूर आएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। ये अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बेसिकली, लेकिन हम एक्सरेज पढ़ते हैं तो बेसिकली एक्सरेज में भी इस बात को बताया जाता है कि एक्सरेज के प्रोडक्शन में कि किस तरह से हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब बम्बार्ड करते हैं मेटल टारगेट मेटल पर तो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे वही लिख रखा है कि मेटल टारगेट को बम्बार्ड कर रहे हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से, जिसको हम कैथोड रेस भी कहते हैं, तो एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। तो किसी ने अगर एक्सरेज का प्रोडक्शन बहुत बेसिक भी पढ़ा होगा तो भी ये बात बहुत इनिशियली बताई जाती है कि हाई एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन उनको बहुत हाई पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा करके हाई एनर्जी प्रोवाइड करके टारगेट मेटल पे बम्बार्ड किया जाता है एंड एक्सरेज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है और ये इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन एक्सरेज। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चों। ओके, वाईडीएसी का एक सवाल है यहाँ पे। विड्थ ऑफ फ्रिंज क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 mm के बराबर और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और उस वक्त वेवलेंथ जो यूज हुई थी वो 400 नैनोमीटर थी। बाद में विड्थ ऑफ फ्रिंज पूछ रहा है अगर वेवलेंथ को चेंज करके 600 नैनोमीटर कर दिया गया। देखो बच्चों, हम जानते हैं वैसे तो फ्रिंज विड्थ बीटा से रिप्रेजेंट करके कि ये लैम्डा के प्रोपोर्शन होता है, डी लैम्डा बाई डी, है ना। तो आई कैन से कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो फर्स्ट केस का बीटा और सेकेंड केस का बीटा दैट इज फ्रिंज विड्थ वो उन केसेस के वेवलेंथ्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो बेसिकली अपने को वेवलेंथ दोनों पता है, फर्स्ट केस में इट्स 400, सेकेंड केस में इट्स 600 एंड बीटा इन फर्स्ट केस इज 2 mm. So from here we can find out beta in second case, and solving this you will get beta 2 as 3 mm and it matches with third option. So again बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन। YDAC में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला खाली पता हो तो ये सवाल बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion पढ़ते हैं पहले तो, electromagnets are made of soft irons. This is true statement basically. And reason पे आते हैं, फिर इसको explain करते हैं। Soft iron has high permeability and low retentivity. Exactly, ऐसा ही होता है कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जिसने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पढ़ाई करी है हमारे इंस्टीट्यूट में भी हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाता है अपने क्लासरूम प्रोग्राम में भी, और बताते हैं इस बात को कि सॉफ्ट आयरन को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, उसकी लो रिटेंटिविटी के लिए, और परमेबिलिटी हाई है ताकि लो मैग्नेटाइजेशन भी हो
तो अंदर बी की वैल्यू बहुत हाई हो सके, और सॉफ्ट आयरन कोर में ये प्रॉपर्टी है कि उसकी परमेबिलिटी बहुत हाई है, एंड हेंस वी यूज इट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो इसका आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन, दैट बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स पर बेस्ड सवाल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और ऑप्शंस पे अपने से पूछ रखा है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है. तो बारी बारी से हर ऑप्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं. पहला ऑप्शन, द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. देखो बच्चों, क्लास में भी आपको बताते हैं कि इंटेंसिटी की जब बात की जा रही होती है तो ये मान के करते हैं कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे वो फोटोन फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहे हैं एक तरह से. तो फोटो करंट, यस वी नो कि फोटो करंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स या फोटोन फ्लक्स पर. फोटो इलेक्ट्रॉन्स is number of photoelectrons is proportional to photon flux or number of photons, which is represented by intensity. So option A is correct one. तो A तो correct option है. आगे बढ़ते हैं. Maximum kinetic energy with which photoelectrons are emitted depends upon intensity. This is the incorrect statement. Einstein equation से हम जानते हैं बच्चों कि hc minus work function is this is what the formula gives us Ke max. ये वो hc by lambda basically, h mu, you can write as h mu minus phi. This is the formula which gives us Ke max. Okay, तो Ke max निकालने का जो तरीका समझते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी ही लिखा है, फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड रहता है, उसको इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो स्टेटमेंट 2 बी विल बी रॉन्ग वन. सी की बात करते हैं. मैक्सिमम के विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे थे. सो सी इज अगेन द करेक्ट ऑप्शन. डी पे आते हैं. एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी. नो, इट्स फ्रीक्वेंसी. एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसलिए डी भी गलत है. अदरवाइज थ्रेशोल्ड से भी कम की अगर एनर्जी हो फोटॉन्स की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है. मैक्सिमम के ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी to what we have studied in C option. So ये गलत ऑप्शन हो जाएगा. It is dependent on frequency. So A and C are correct option, which is in option number 1. Let's move on to the next question. Question number 18. इस क्वेश्चन में EMF के बारे में दे रखा है कि 0.08 वोल्ट का EMF इंड्यूस हुआ है एक मेटल रॉड में. ओके, तो मैं एक रफली फिगर ही बनाता हूं. यहाँ पे एक मेटल रॉड है लेटेस्ट से, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो 4 टेस्ला, लेट अस से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में एज्यूम कर लेता हूं 0.4 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, और ये किसी v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है. तो हम जानते हैं ऐसे केस में जो EMF इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है BVL, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन थी, दैट इज 0.08. अगेन एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. अपने को v की वैल्यू निकालनी थी. v क्वेश्चन में गिवन है, b का वैल्यू 0.4 टेस्ला पुट कर लें, है ना, और l का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर हम पुट कर लें. यहां से v की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है. आप देख सकते हैं बच्चों, कैलकुलेशन भी जो पूछा जेईई मेंस ने वो बहुत ही इजी लेवल का है. क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बच्चों. A bullet of mass 0.1 kg moving horizontally with speed of 400 meter per second hits a wooden block of mass 3.9 kg. Okay, तो जो बोल रहा है वो साथ साथ थोड़ा रफली डायग्राम भी बना लें अपन, कि एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 0.1 kg है, और सॉरी दिस इज ऑफ 3.9 kg, और बुलेट का मास 0.1 kg है. तो वापस से इसको लिखते हैं. 3.9 kg ब्लॉक का मास है, और ये 0.1 kg का एक बुलेट है. इसकी स्पीड मेंशन्ड है 400 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में. ये आके हिट कर रहा है ब्लॉक को, इम्बेड हो जा रहा है उसमें. इसके बाद ब्लॉक का जो मूवमेंट हुआ है वो 20 मीटर का मूवमेंट है, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है. उसके बाद ब्लॉक स्टॉप हो जा रही है, रेस्ट पे जा रही है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है अपने से. तो ये ब्लॉक का मोशन जब स्टार्ट होगा तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से ये बुलेट आके ब्लॉक को हिट करेगा, कंबाइंड वेलोसिटी से दोनों आगे मूव कर रहे होंगे.
उस कंबाइंड वेलोसिटी को हम मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इज 0.1 इंटू 400 एंड इसका मास है 3.9। इसका मोमेंटम इनिशियली 0 था एंड फाइनली वी विल हैव 4 kg इंटू वी। तो यहां से देखें बच्चों, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय 4, सो वी कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कंबाइंड वेलोसिटी 10 से आगे मूव कर रहा होगा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट लेटस से अगर यहाँ पे म्यू है तो हम कह सकते हैं म्यू mg का फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का। नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है, तो यहाँ पे म्यू mg का फोर्स होगा एंड एक्सेलरेशन बेसिकली इट्स रिटार्डेशन, वो म्यू जी के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 दिया है, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज कर लेता हूँ। फाइनल स्पीड क्वेश्चन में 0 मेंशन थी। इनिशियल स्पीड विल बी 10 का होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन विल बी -2 म्यू जी एंड डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से करेक्ट वैल्यू म्यू की मिल जाएगी जो कि 0.25 निकल के आती है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगेन क्वेश्चन नंबर 20 इंफॉर्मेशन बेस्ड है। एनसीईआरटी में ऐसे स्टेटमेंट्स साफ साफ डायरेक्टली लिखे हुए हैं कि जो पावर रेडिएटेड होता है वो L बाय लैम्डा होता है। लीनियर एंटीना जिसका लेंथ L है तो वो L बाय लैम्डा के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है ना, ये साफ साफ मेंशन्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। इसमें सच कुछ सॉल्व करने की अपने को जरूरत नहीं है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम, इंडक्टर ऑफ 1H एंड कैपेसिटर ऑफ 6.25 इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। ओके, क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है। देखो बच्चों, क्वालिटी फैक्टर हम जानते हैं वो XL बाय R के बराबर होती है। या XL को मैं ओमेगा L लिख सकता हूं और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 1/√LC। इसको पुट करूं ओमेगा को यहाँ पे, सो व्हाट वी विल हैव इज √L/C इंटू 1/R। आपको LCR तीनों की वैल्यूज क्वेश्चन में मेंशन थी, आप सिर्फ इसको यहाँ पुट करें एंड यू विल गेट योर इंटीजर आंसर 4। आप देख सकते हैं बिल्कुल डायरेक्टली, सिर्फ फॉर्मूला भी ध्यान हो किसी को क्वालिटी फैक्टर का तो आराम से इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन को वो सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकता था। एसी क्वेश्चन एसी वाले चैप्टर से है, अल्टरनेटिंग करंट्स। यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस, इनकी बातें क्लास में बच्चों को बहुत डिटेल में बताई जाती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, अ गिटार स्ट्रिंग, तो बेसिकली स्ट्रिंग वेव से सवाल है। अ गिटार स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर है वो वाइब्रेट कर रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका 120 है। ओके, ये मेंशन है सवाल में। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग फंडामेंटल 180। ओके, तो अगर हमें एक ऐसे स्ट्रिंग की लेंथ पूछी जाए जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 हो तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो हम जानते हैं वैसे तो फ्रीक्वेंसी V/12 होती है फंडामेंटल, है ना। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ, गिटार में दोनों स्ट्रिंग जो होती है बोथ एंड्स पर फिक्स्ड होती है, तो मैं वही फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो बेसिकली L के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं F1/F2 विल बी इक्वल्स टू L2/L1। तो हमारे को फ्रीक्वेंसी 120 गिवन है और बाद में 180 गिवन है और लेंथ हमें बाद वाली निकालनी है और इनिशियल लेंथ अपने को गिवन है वो है 90 सेंटीमीटर। तो आप L1 को 90 यहां से पुट कर लें, इसको सॉल्व करें, आराम से सॉल्व करके L2 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। आंसर अपने को सेंटीमीटर में ही पूछा है तो आंसर वुड बी 60 सेंटीमीटर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस H अल्फा एंड H बीटा इन बार्मर सीरीज। ओके, तो बार्मर सीरीज में H अल्फा और H बीटा के वेवलेंथ्स की रेशियो के बारे में पूछ रहा है। देखो बच्चों, वैसे तो हम जानते हैं कि बार्मर सीरीज मतलब फाइनल जो n होना चाहिए वो n=2 पे आना चाहिए, लेकिन अल्फा का मतलब है 3 से 2 का ट्रांजिशन और बीटा का मतलब है 4 से 2 का ट्रांजिशन, यहां से यहां का ट्रांजिशन, ठीक है। और इसमें रेशियो निकालना है और फिर x की वैल्यू बतानी है। तो मैं वेवलेंथ निकालने के लिए रिडबर्ग फॉर्मूला लिख लेता हूं, 1/λ
और यहाँ पे अपने को बाकी कॉन्स्टेंट्स हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं सीधा ही 1/λ1, 1/λ2, बाकी सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे कि इसको मैं इक्वल कर लेता हूँ ट्रांजिशन 1 बामर है तो 2 का स्क्वायर विल बी 4, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। तो एक बार ये लिखा मैंने, दिस इज फॉर अल्फा, बेसिकली दिस इज फॉर अल्फा एंड दिस इज फॉर बीटा। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा ये 1/4 माइनस 1/16, क्योंकि 4 से 2 का ट्रांजिशन। देखो बच्चों, आप देख सकते हो ये बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन बनेगा यहाँ पे। इसको आप सॉल्व करेंगे और आपको x की जो रेशियो आएगा वो रेशियो आपको x/20 के फॉर्मेट में जब मिलेगा तो x की वैल्यू 27 मिलेगी। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन भी एक्चुअली बहुत इजी है। मैं इसको आप कर सॉल्व भी कर लें इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे से 9 - 4 दिस वुड बी 5 हियर एंड 36 divided by here what will have 16 minus 4 that is 12/4 into 16. ठीक है, so let's solve it. We have 5/36, here we are having 12 and here we are having 4 into 16, so here 1 and here 9. Okay, so further we cannot solve it. Okay, 12 we can have 3/4, so it's 20/27. But in question we have to find out h alpha upon h beta. Here what we have calculated is h beta upon h alpha, so it would be 27/20 and x comes out to be 27. So let's move on to the next question now. Question number 24. Okay, the number density of free electrons in copper is given. Okay, copper wire has its area of cross section as 2 into 10 to the power minus 6 and current is also given in the question. Drift speed of electrons has been asked in 10 to the power minus 6 meter per second order. So we know the formula for current is NEAVD. Here VD is the drift speed. We have been given the value of current, let's put it as 3.2. We have been given the value of N, which is 8 into 10 to the power 28. We know the value of E, it is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. A has been given in the question, it's 2 into 10 to the power minus 6. Now solving it, you can find out drift velocity from here. A very easy calculation again, and rather than solving I am directly coming to the result because it's mathematical part over here. You will get VD as 125 into 10 to the power minus 6, which is again a very easy calculation. So you can easily calculate it and get the result. Let's move on to the next question, question number 25. Here we are having a steel rod 1 meter and cross section area is also given. Okay, and heated from 0 to 200 degrees C without being allowed to extend or bend. So basically what we have is a rod which is being heated and we are not allowing it to expand. It may be adjusted within the wall so that there is no change in length. So we are coming to the conclusion slightly that there must be some kind of thermal stress, compressive stress over there, and they have asked that only. Compressive tension produced in the rod is, they are asking about the compressive tension. So students, you know that because the rod has not been allowed to stretch, so there is change in length of the rod by amount of L alpha delta T. This is the change in length, because at new temperature length would be L0 plus L0 alpha delta T, but since you haven't allowed it to expand, there is change in length of this much amount. Now dividing it by the length initial, and we have multiplying it with Young's modulus. So this term gives us thermal strain, and multiplying it with Young's modulus gives us thermal stress, that is what is compressive tension. So we are having compressive stress over here. To exactly get the tension, we have to multiply it with cross section area, and I hope area is must be given. Yes, it's been given in the question, so we have to just put the values over here. Young's modulus is given in the question, it's 2 into 10 to the power 11. Alpha again is given in the question, I think. Yes, it's given in the question. Coefficient of linear expansion is 10 to the power minus 5, all in SI units, and delta T is 200. Okay, so you multiply it with area of cross section,
which is given, yes, it's 10 to the power minus 4. You will get the force, that is compressive tension, and again calculation is very easy. You will get it in the term of 4 into 10 to the power 4, order of 10 to the power 4. So correct answer would be 4. क्वेश्चन नंबर 26, आरबीडी का सवाल पेपर में मिला अब जा करके. hollow spherical ball of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity 3 meter per second. Okay, so इसकी initial velocity 3 meter per second क्वेश्चन में मेंशन थी और ये प्योर रोलिंग करता हुआ ऊपर चढ़ रहा है. मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन कवर्ड, राइट. ओके, सो बेसिकली अपन को मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कितना ये किस हाइट तक पहुंचेगा. तो हम ऐसा मान रहे हैं कि ये सरफेस सफिशिएंट रफ है और ये ऊपर चढ़ रहा है ना. तो हम जानते हैं कि जो भी इसकी ट्रांसलेशनल के या रोटेशनल के है वो सब की सब कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में. तो mgh फाइनल p विल बी इक्वल्स टू इनिशियल ट्रांसलेशनल के विच इज हाफ mv स्क्वायर प्लस translational plus rotational, and rotational would be half I omega square. Here I is I about center of mass. Since ball or sphere is in pure rolling, we can write omega as v by r, and value of v is given in the question. Now mass is also given. A hollow sphere, no, mass is not given, but mass will get cancelled out as you will write I. It is hollow spherical ball, so you will write it as 2 by 3 mr square. So basically m will get cancelled out from here. Okay, now you will write omega as v by r, so r will also get cancelled out and height will comes in terms of v, and v has been given in the question as 3 meter per second. Again a very easy calculation, only you have to put the value of g and v. Here you have to put omega as v by r will get cancelled out, so again the equation will be in terms of v. Here also you will get the value of h and it would be 75. From here you will get in SI unit as 0.75 meter, but they have asked in centimeter, so multiplying it with 100 you will get it as 75 centimeter. Let's move on to the next question. Question number 27. A body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg meter per second. Okay, so the initial momentum has been given in the question. A force of 2 Newton acts on a body in direction of its motion for 5 seconds. Okay, तो एक फोर्स एक्ट करता है बॉडी पे 5 सेकंड के लिए. तो बेसिकली हम जानते हैं फोर्स एक्ट करेगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, और अपने को काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज बेसिकली पूछा है. तो पहले हम मोमेंटम के बारे में सोच लेते हैं कि P फाइनल माइनस P इनिशियल विल बी इक्वल्स टू F dt. F कांस्टेंट है तो सीधा F डेल्टा T कर सकते हैं. F की वैल्यू है 2 न्यूटन. ओके, तो 2 और टाइम है 5. फाइनल मोमेंटम हमें निकालना है. इनिशियल मोमेंटम अपने को 10 kg क्वेश्चन में गिवन है, 10 kg मीटर पर सेकेंड, सब कुछ ऐसा यूनिट में. तो फाइनल मोमेंटम यहां से अपने को 20 मिल जाएगा. अब हम के का चेंज निकाल सकते हैं. हम जानते हैं के को लिखना मोमेंटम के टर्म्स में p स्क्वायर बाय 2m. सो के फाइनल माइनस के इनिशियल विल बी, दिस इज चेंज इन के. तो p फाइनल स्क्वायर बाय 2m माइनस p इनिशियल स्क्वायर बाय 2m, और P final is 20, so 20 square by 2 times mass is 5 here. Okay, and P initial is 10, question में given है 10, तो 10 square upon 2 times 5. अब इसके आगे आप खुद सॉल्व करें बच्चों, है ना, and you will get a very beautiful answer 30 in joules. So let's move on to the next question. Question number 28. A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt. Okay, so we have a capacitor initially which is having capacitance of 600 picofarad. Okay, it is being charged with 200 supply, 200 volt supply. तो ऐसा कुछ मान लेते हैं, है ना. अब इसको डिस्कनेक्ट किया गया और फाइनली एक आइडेंटिकल 600 पिकोफैराड का ही कैपेसिटर है उसके साथ कनेक्ट किया गया. तो कितना एनर्जी लॉस होगा ये पूछ रहा है. तो जो इनिशियल चार्ज है उसको लिख लेते हैं बच्चों. इनिशियल चार्ज इज 600 into 200, है ना, एंड दिस इज पिको, सो दिस वुड बी अ पिको कूलम रादर, है ना. आई एम नॉट राइटिंग इट इन SI यूनिट इनिशियली. नाउ व्हेन इट इज कनेक्टेड to another capacitor, charge will get distributed equally on both of them because
capacitors are identical. So charge finally on each capacitor will be half of it. So 300 into 200 picocoulomb. Mind it, capacitor is in picofarad, so it would be in picocoulomb. Now, we have been asked about loss in energy. So what we will do, we will calculate initial total energy and finally total energy, and we will take the difference. So initial total energy will be Q1 square by 2C. Okay. Here C is 600. Now final, this is energy initial stored in capacitor initial. What about energy final? Energy final will be Q1 dash whole square by 2C. This is charge on single capacitor, and here C we will put as capacitance of single capacitor, which is 600. But mind it that we are having two capacitors here, so don't forget to multiply 2 here. Now what you have to do is you have to simply subtract them, convert it in SI unit, and you will get your answer. They have asked it in microjoule. So beware of the units. I have explained the whole theorem, whole concept which are involved, and from here solving it you will get very beautiful answer as 6. So now let's move on to the next question. Question number 29. Two transparent media having refractive index of 1 and 1.5. So basically one we are having vacuum and other medium is also there. And there is spherical refracting surface of radius of curvature 30 centimeter. Okay. So we have a spherical surface here. The center of curvature of the surface is towards denser medium. So this one is denser medium 1.5 and this one is rarer medium. Okay. And point object is placed on principal axis in rarer medium. Okay. So here we are having the object at a distance of 15 centimeter from the pole of the surface, and we have been asked about distance of image. A very easy question, a formula based question on formula of refraction formula for spherical surfaces. So we know what is the formula. This is refracted medium, refractive index upon image coordinates upon incident medium refractive index upon object coordinates. Here we are having difference of the refractive index of the mediums of refraction and incidence divided by radius of curvature. Now you have to put the values only. Let us elaborate it by explaining you the values. So what we have, refracted medium is 1.5. So put mu2 as 1.5 and incident medium is 1. So put mu1 as 1. Now you know the u, it would be, see, incident direction will be this. So this direction will be positive and you will put u in negative as minus 15 here. Okay. And r will be in positive, so put it as plus 30. I hope you got my point. And solving this, you have to calculate v. All the values are known, the only unknown is v. You can very easily solve and get the answer as v equals to 30 centimeter. Let's move on to the next question. Question number 30. इस क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का एक करंट कैरिंग कॉइल के कारण, जिसका रेडियस r है. इस करंट कैरिंग कॉइल का रेडियस r है. इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, लेट अस से इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसके एक्सिस पे r दूरी पे एक पॉइंट है. इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है. तो सेंटर पे हम जानते हैं बच्चों करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, लेट अस कॉल इट पॉइंट नंबर 1 एंड दिस वुड बी म्यू नॉट आई बाय 2r. डायरेक्ट रिजल्ट अपन याद भी करते हैं क्लास में, इस पे कई सवाल भी किया हमने. और एक्सिस के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी लिखना आता है अपने को. इट इज म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2. So basically this r must be smaller. I have used small r here, so don't get confused. It is small r only. Now what you have to do, you have to put the value of x as r. Putting the value of x as r, you will get the value of b2, and taking the ratio, you will get it as root 8. 2:1, that is root 8:1. So I'm not going to do the calculation part as because it is very easy. Only you have to put the values and get the result, and from here you will get your answer as 8. So this was very easy paper, one of the typical JEE Main paper. JEE Main has repeated its old history again, what it has been doing from last 3 to 4 years. So best of luck.